प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव था। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए। ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 जो है हिंदी का संपूर्ण क्रांति, उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पार्ट 1 में इस चैप्टर का कुछ अंश शामिल है। कुछ अंश को मैंने पार्ट 1 में पढ़ के सुना दिया है। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए मुझे अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाना पड़ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि ये अध्याय जो है काफ़ी लॉन्ग है। पढ़ते समय आप थोड़े से बोर हो सकते हो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ सारांश वाली वीडियो बना सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं प्रत्येक लाइन को आपको पढ़ के सुनाऊँ, लेकिन ये पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर आप इसे अच्छे ढंग से सुन लेते हैं तो इसके सारांश को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो और अधिक दिन तक ये याद रहेगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ सारांश पढ़ लिया, तो मुमकिन है कि आप अधिक दिन तक उसे याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपके लिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसके आगे जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने के लिए तो कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन, रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। वेटर समझते हैं ना आप, खाना लगाने वाला। होटल में आप अगर कभी खाए होंगे तो खाना लगाने वाला जो होता है वहाँ पर उन्हीं को वेटर कहा जाता है। आई होप कि ये सारी बातों को आप जानते होंगे। आगे देखिए। तो शाम को रात का खाना मिल गया। क्या किए हैं? 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमको आया? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये मकान का किराया कहाँ से आया हमको। आपको पता होगा कि जेपी कहाँ पर थे और ये बात कहाँ की हो रही है? अमेरिका की। अमेरिका में जो पढ़ाई कर रहे थे वहीं की बात हो रही है। ये कहते हैं कि मकान का किराया कहाँ से हमको आया। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे। एक रज़ाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ ऑड टाइम में, मतलब फ्री टाइम में, यह जो होटल का काम है, होटल का काम जो था करते जो थे उसमें होटल में, उसको छोड़ करके इसके अलावा जूते साफ़ करने का काम शू साइन पार्लर में, उससे लेकर के कमांड साफ़ करने का काम होटलों में करता था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि वहाँ जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा इस बीच में। इन लोगों से पूछिए, मेरे इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। ओके, आगे देखिए। आगे कहते हैं कि अमेरिका में, विस्कॉन्सिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का ज़माना था, वह ट्रोट्स्की का ज़माना था। लेनिन और ट्रोट्स्की के बारे में आपने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा। आगे कहते हैं कि 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना था, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज़ एक रशियन टेलर था। आगे कहते हैं कि दर्जी था। देखिए, यहाँ पर टेलर और दर्जे का एक ही अर्थ होता है, लेकिन 2 जगह एक ही बात को 2 जगह बोला गया है। क्यों बोला गया है? आपको पता होगा
कि किसी भी सभा में कोई भी नेता अगर भाषण देते हैं, शायद मैंने पहले वाली वीडियो में बता भी दिया है इसको, तो वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, कोई अनपढ़ भी होते हैं, कोई पढ़े लिखे भी होते हैं। तो टेलर का अर्थ हर कोई नहीं समझ पाता, इसलिए जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पर टेलर भी कहते हैं और दर्जी भी कहते हैं। कहते हैं कि रात रात को रोज़ एक रशियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे, और वहाँ से जब भारत लौटा, एक चीज़ यहाँ पर और गौर कीजिए, रशियन, रशियन मतलब रसिया का रहने वाला, ठीक है। जैसे हम भारत के रहने वाले हैं, तो क्या है हमारी नागरिकता? भारतीय। क्या है हमारी राष्ट्रीयता? भारतीय, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि और वहाँ से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश हैं, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व है। गौर कीजिए, यहाँ पर यद्यपि है। यद्यपि का अर्थ क्या होता है? यद्यपि का अर्थ होता है अगर ऐसा है भी। क्या अर्थ होता है इसका? अगर ऐसा है भी। आप मुझे ज़रूर बताना कि इसका अर्थ आपको पता था यद्यपि का। आपने कई सारे जगह पर पढ़ा होगा, यद्यपि, किंतु, परंतु, अपितु, ऐसे कई सारे शब्द आ जाते हैं कठिन जिसका अर्थ पता नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक यद्यपि है, शायद इसका अर्थ आपको पहले से पता होगा। अगर पता नहीं था तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में हो, उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। किस सरकार के बारे में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि आज से 3 दिन हुए, जिस दिन वो भाषण दे रहे थे उससे 3 दिन पहले, ठीक, गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हज़ारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर के, डीजल अपना खरीद करके लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तहाँ रोका है इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। आगे कहते हैं कि आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्शन को समझते होंगे ना आप, जिसको आप मोड़ भी बोल सकते हो, ठीक है। बीच में यह डाइवर्शन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए आए। ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं सुनोगे
तो ऊपर से जाएगा दिमाग के, समझ में ही नहीं आएगा। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको एक एक पॉइंट इसमें समझ में आएगा। आगे कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेजी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सर डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी। देखिए, अगर आपने संविधान के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हमारे जो है कितने मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, अब 6 हैं। उनमें ये भी शामिल है कि हम कहीं पर भी शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। कोई हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, मैं इनको दोबारा पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि शर्म नहीं आती उन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे वे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हिंसा मतलब मार काट, लड़ाई, खून खराबा, उसे क्या बोलते हैं, हिंसा। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि उस उच्च अधिकारी का यहाँ पर नाम लेना ठीक नहीं होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, यहाँ उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यहाँ पर एक अलग टाइप का व्यंग टाइप से कोई अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है। उस अधिकारी का यहाँ पर नाम नहीं बताया जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि उनका नाम यहाँ पर लेना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे क्या कहा था कि दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यहाँ पर एक प्रकार का आप देख सकते हो कि चिढ़ाने वाला वाक्य है। ठीक है, समझते हो ना आप, चिढ़ाने वाला, किसी को जलाने वाला। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं कि इसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक लें? उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता। जेपी कहते हैं कि मैं बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं करता। लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहते हैं जनता, जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक। क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। आगे कहते हैं कि मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ, अब ज़रा अपने को बांध के बोलूँगा। जेपी कहते हैं कि मैं भी अब अपने आप को बांध के बोलूँगा। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हैं, कौन? डॉक्टर रहमान।
ठीक है, आगे देखिए। अभी हाल में वेल्लोर में था, जेपी कहते हैं, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, कहते हैं कि अभी हाल में वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, 32-33 साल, साल नहीं है यहाँ पर, 32-33 का आंदोलन जो चला था 1932 या 1933, ठीक है, इसका आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारा घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड ज़माने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स और हिंदी में सिद्धांत, जो सिद्धांत गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं उनका विरोध करूँगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस ज़माने में, लेकिन यह ज़रूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने यह कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस ज़माने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में गया, जो कि बिहार में एक ज़िला है बिहार का। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज़ हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का दुर्भाग्य है। हाँ तो मित्रों, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ आपसे। मुझे लग रहा है कि आप इस भाषण को सुनिए थोड़ा बहुत बोर फील कर रहे होंगे, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक। एक या दो पेज और होगा, मैं इनको भी पढ़ के ही सुना देता हूँ आपको। आगे कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था,
चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था। उनसे उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। आगे कहते हैं कि अब एक बात ले लीजिए जिससे जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। करप्शन मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब घूस घूस। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। वो क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपये में करोड़ों रुपये वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपके गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विहार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। यद्यपि का अर्थ आपने समझ लिया होगा। अगर ऐसा है भी, यद्यपि का अर्थ क्या होता है? अगर ऐसा है भी तो वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बन जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगी। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्ष राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की, यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। आगे कहते हैं कि विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत पुनर्विचार होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि उस हाल में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैं बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प है, चूँकि नए ढंग का है,
जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं कह दूं कि मेरा विकल्प ये है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद में मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियाँ यानी कि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का ही रह जाती है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता है, सिवा इस भय मतलब डर, इस डर के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सारी आदमी का चुनाव कर सके, सारे नहीं सही, वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। आगे कहते हैं कि इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर के आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी, और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा। आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। आगे कहते हैं लास्ट में कि इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन के
शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। बस यहीं तक था, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप अगर इस वीडियो को सुने होंगे, अच्छे तरीके से देखे होंगे, मेरी बातों को अच्छे तरीके से सुने होंगे, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अब आप अगले वीडियो में इसके सारांश को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हम उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये भाषण था। हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा बहुत बोर हुए होंगे, क्योंकि ये भाषण है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं सारांश के साथ। बाय बाय, टेक केयर।